आज से फिर वो लाइन होती है बार-बार फिर में 6 हम लोगों को गुजरा जी आपका ध्यान चाहिए। भोजन के बाद हमारे कुछ नए साथी भी आए हैं और सब आपका स्वागत है। ये हमारा स्वाभाविक हमारे बीच निर्मला जैन जी हैं जो बहुत ही लव्ड साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। अभी भी हमने 1 महीने पहले उनकी किताब जमाने में मैं पढ़ रहा था, खत्म की। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा नहीं आपको आप यही से नहीं रहेंगी। ये हमारी सौभाग्य आप यहाँ आ जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि मुझे अच्छा लगेगा। पिछले सत्र में जो साथी नहीं थे बहुत बढ़िया संवाद हुआ और भारती जी ने हिमालय की जो और तमाम चीज़ें हैं उस पर बहुत और जो प्रयोग उन्होंने किया है प्रयोग उसके बारे में जानकारी दी। ये सत्र जो है वो जंगल सब जुड़ा ही है एक दूसरे से, जंगल को समर्पित है और इसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। और मैं हमारे बीच विनोद पांडे जी आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और वही हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता हैं। इनके वक्तव्य के बाद फिर हम आपस में और चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए जो साथी अभी आए हैं सिर्फ उनसे आग्रह कि वो अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। हम सब जानते हैं कि ये है तो मैं हमारे बीच मेरा नाम राजीव कसेवा है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये और अच्छी बात है कि और भी कुछ हो रही है। राय साहब, मैं गोविंद राय हूँ, रामगढ़ में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ तो रामगढ़ जर्नल में आता हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का कुलपति रहा और चूंकि पोलिटिकल पार्टी का जिक्र करना है तो मैं CPI का मेंबर हूँ। ये पहली बार जानकारी नहीं। इसमें आश्चर्य की बात ये नहीं है मेंबर है, आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हमारे बीच निर्मला जी मेरा परिचय नहीं परिचय नहीं, बस ये स्वयं परिचय का सिलसिला है तो मैं भी खड़े बड़ी परिचय पेशे से अध्यापक हूँ, शौक से आलोचक और साहित्य की पाठक हूँ और यहाँ आना वर्षों बाद हुआ। पहले आती रही हूँ लेकिन वो मैं देख रही थी तो दिखाया उन्होंने कि एक छोटा सा यहाँ शिला पट्ट लगा हुआ है। 2003 में आई थी पिछली बार, उसके बाद अब आना। उद्घाटन आप ही इस लाइब्रेरी का नामकरण शैलेश मसियानी जी के नाम पर निर्मला जी ने किया था, इसलिए और अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई आप लोगों से मिलकर के। कुछ मैं तो आउटसाइडर हूँ, जिस विषय पर आप लोग बातचीत करने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। मैं तो आउटसाइडर हूँ, सुनने के लिए आई हूँ, कहने के लिए नहीं। मैं पद्मा राय, रामगढ़ के रहने वाली हूँ, एक दिन यहाँ रहती हूँ। धन्यवाद। और मैं और लोगों को भी मिलेगी और जान सब लोग मतलब और नए लोग आ गए ना, सब जान जाएंगे। अब तुम्हारा हो गया नहीं प्रश्न साहब काफी टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। जो आए हैं काफी सब नहीं मिल जाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि परिचय से ही परिचित होते जाएंगे हम लोग एक दूसरे से। तो मैं ये से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पे अपनी बात रखें। विनोद पांडे। धन्यवाद। आदरणीय निर्मला जी, अम्बरीश जी और सभी महानुभाव, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमें एक ऑडियंस मिला हुआ है। और जैसा कि अभी मेरी बातचीत हुई थी सत्यनारायण जी, इतना अच्छा ऑडियंस आमतौर पर नहीं मिलता है।
जो कि स्वयं में अपने आप में एक व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि जो संदेश होता है उसको बहुत दूर दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो मैं अपना ही सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप लोगों के सम्मुख आज जंगल के बारे में कुछ बातचीत करने को यहाँ पर मिल रहा है। दरअसल जंगल एक कोई सिंगल डिसिप्लिन जो हम बोलते हैं, सिंगल डिसिप्लिन नहीं है। इसके अंदर जूलॉजी है, इसके अंदर बॉटनी है क्योंकि जीव जंतु होते हैं, इसके अंदर आपको केमिस्ट्री मिलेगी, कई तरह की रासायनिक चीजें मिलेगी, इसके अंदर आपको जियोलॉजी मिलेगी, इसके अंदर आपको पॉलिटिक्स मिलेगी, इसके अंदर आपको सोशियोलॉजी मिलेगी, इसके इकोनॉमिक्स, सब कुछ। तो अपने आप में जो फॉरेस्ट एक विषय है वो एक बहुआयामी एक विषय होता है। और अभी जो आज मैं बोल रहा हूँ मैं कितना न्याय कर पाऊंगा इस विषय के साथ, इसमें आप लोग भी देख रहे हैं। दरअसल जब उत्तराखंड में जंगलों की बात होती है तो हमारा जंगलों से रिश्ता उस तरह का नहीं होता है जो कि देश के एक कोई दूसरे स्थान के लोग जिस तरह से जंगल का अपना रिश्ता तय करते हैं, हमें और उनमें थोड़ा सा एक तरह का फर्क होता है। हालांकि मैं कल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े देख रहा था तो उत्तराखंड का जो जंगल है वो भारत के जंगल के सापेक्ष में करीब 3.5% है। हम केवल 3.5% हिंदुस्तान का जंगल होने के बावजूद ही हम भारत में जंगल की राजनीति को या जंगल के विमर्श को प्रभावित करने में सफल रहे। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हालांकि दुर्भाग्य की बात है जो कल मुझे भी उसमें दिखा था कि पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में वनों में 266 वर्ग किलोमीटर की कमी भी आई है। अगर हम ये माने कि ये कमी सभी जगह आ रही होगी जैसा कि आजकल विकास का हो रहा है, तो मुझे ये देख के एक आश्चर्य भी हुआ कि तमिलनाडु में करीब 2515 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। यानी कि देश में कई जगह पर जंगल बढ़ भी रहा है। तो विकास के रूप में जब हम जंगलों को ले रहे हैं तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि जंगल घटना एक विकास का द्योतक हो सकता है या जंगल का बढ़ना ये किसी चीज को प्रदर्शित करेगा। उसी समय मेरे दिमाग में बात ये भी आई कि जैसे आजकल एक ह्यूमन इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात होती है, क्या हम उसमें जंगलों को जोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी तक जंगल को शायद उसमें नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जंगल एक इस तरह से अलग कटा हुआ है। तो जब उत्तराखंड की ओर से जब हम बात कर रहे थे तो उत्तराखंड में जंगल हम जो देखते हैं, अगर आज से हम 100 साल पहले या 150 साल पहले या मैं कहूँ कि अंग्रेजों के आने से पहले, तो यहाँ पर जंगल जो था एक अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग था। उसके पीछे कारण ये था, कभी आप देखिए इधर पहाड़ों की चोटी में एक छोटा सा गांव है, कहीं कोई नदी के तलहटी में एक छोटा सा गांव है। कभी आप लोग सोचिए कि लोग यहाँ क्यों बसे हुए? तब तो चॉइस थी उनके पास, वो आकर के भी दूसरी जगह बस सकते थे। घने जंगलों के बीच में आकर आखिर वो लोग क्यों बसे? उसका जो अध्ययन से और अनुभव से हमें पता चला है कि उस समय जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी उसको बोलते थे ट्रिपल बास्केट वाली एक अर्थव्यवस्था थी, कि जिसका एक अंग जो सबसे मजबूत अंग था वो था पशुपालन, और जो दूसरा उसका एक अंग था वो था हंटिंग एंड गैदरिंग, जंगल से चीजों को एकत्र करने का, और तीसरा जो था वो था एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। आज हम पहाड़ों की जब बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर की साइड को ज्यादा ध्यान देते हैं। जो हमारी विकास योजना भी होते हैं वो पहाड़ के कृषि की बात करते हैं, पहाड़ के विकास करने की बात आती है तो पहाड़ की कृषि की बात आती है। तो यहाँ की जो एक अर्थव्यवस्था थी, त्रिआयामी जो व्यवस्था थी, ट्रिपल बास्केट की जो हमारी एक जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो हमारा जंगल था उसमें वो जिस तरह से हमारे पशुओं को पालता था और उन्हीं पशुओं से हम कुछ कृषि भी कर पाते थे। इसीलिए आमतौर में कहा जाता है कि फॉरेस्ट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ढाई माँ है, जैसे जन्म देने वाली कोई और होती है और पालने वाली माँ एक दूसरी होती है। तो जंगल दरअसल खेती को पालने का काम करता है, चाहे पानी हो, खाद हो और भी कई तरह की चीजें, वो दरअसल हमारी जैसी परिस्थितियों में वो जंगल से ही मिलती है। तो अंग्रेजों के जब यहाँ पर हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने अपने हाथ के हिसाब से हमारे जंगलों को उन्होंने
आरक्षित नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम जंगलों को रिजर्व करेंगे। हालांकि जंगलों को खरीदने की जो परंपरा चली थी वो हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल से चली थी। वो उसका एक विल्सन नाम का एक कोई आदमी था, बल्कि जिसकी प्रॉपर्टी पर आज हमारा ये लाल बहादुर शास्त्री अकादमी बनी है, वो एक लकड़ी का कोई जो व्यापार था, बल्कि जानवरों का एक व्यापारी था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उस पर बना हुआ है। तो अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि हमारे मतलब की जो यहाँ पर लकड़ी है वो चीड़ की लकड़ी है यहाँ के पहाड़ों, क्योंकि और जो थे टिम्बर उनके मतलब के नहीं थे। जो बाकी जो यहाँ पर बांज है, चौड़ी पत्ती वाले अधिकांश जो पेड़ थे वो उनके मतलब के नहीं थे। तो उन्होंने जहां जहां पर भी जंगल अच्छे थे, जहां पर पहुंच आसान थी, उन्होंने उसको रिजर्वेशन के नाम पर, रिजर्वेशन का मतलब बड़ा सुंदर शब्द लगता है, अभी भी लोग कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट है, तो लोग सोचते हैं कि जैसे कोई बड़ा संभाल के रखा हुआ होगा। इसका सीधा मतलब है, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कि जिसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए सरकार ने अधिग्रहण कर दिया है, उसको रिजर्व फॉरेस्ट का नाम, एक मिसनोमर है दरअसल अपने आप में रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व, उन्होंने जंगल को रिजर्व किया, उसके लिए अपने हिसाब से कानून लाए। उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से लकड़ियां जो निकाल के ले गए, उसके बाद जब लकड़ी को काटना था तो जंगल को उगना नहीं था। तो अंग्रेजों के पास अपने देश में जंगल तो नहीं थे, वो जर्मन जो फॉरेस्टर थे उनको यहाँ पर लाए थे, ब्रिटिश वगैरह ये लोग शुरुआती दौर में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने इनको बताया कि जब तुम जंगल को काट दोगे, उसको फिर तुम दोबारा उगाने के लिए भी कुछ तरीका चाहिए, उसको हमारे यहाँ पर सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो वो जो सिल्वीकल्चर लाए, कई बार अभी इससे पहले सत्र में देख रहा था, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ रहे थे चीड़ किसने लगाया, कैसे आया, क्या है, इसकी बात हो रही थी। तो जो उनका जो सिल्वीकल्चर वो जिस तरह से लाए, उस सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ये हुआ कि जो हमारे अधिकांश जो जंगल यहाँ पर थे उत्तराखंड में उस समय, वो एक मिश्रित वन थी, जिसमें चीड़ का कुछ अंश था, लेकिन बाकी चौड़ी पत्ते की जंगल भी बहुतायत में उसमें थे। लेकिन वो हमारे जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनके मतलब के नहीं थे। तो उन्होंने जो है इस तरह का एक एग्रीकल्चर, एक सिल्वीकल्चर पैदा किया, एक सिल्वीकल्चर अपनाया कि पूरा जंगल कन्वर्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म चीड़ के जंगल में। उसमें उनको चीड़ का एक गुण का उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। चीड़ जो है स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, चीड़ को बहुत तेज रोशनी चाहिए उगने के लिए, जबकि जैसे हमारे अगर बांस वगैरह है, जो चौड़ी पत्ते की जितनी पेड़ है, इनको बोलते हैं शेड पेड़, यानी ये छाया को सहन कर लेते हैं, छायादार में भी ये उग जाते हैं। तो चीड़ की खासियत ये थी कि चीड़ खुले में उग जाता था। तो अगर किसी जंगल को पूरा काट दिया जाए और उसके जो हमारा यहाँ का सिल्वीकल्चर बताता है कि 1 हेक्टेयर में 15 पेड़ हम दूर दूर रख लेंगे, उनको सीड बियर ट्री करते थे, तो पूरा जंगल कन्वर्ट होकर चीड़ का जंगल में पैदा हो जाता। तो उनकी आवश्यकता टिम्बर के लिए चीड़ की थी। तो उन्होंने हमारे जो एक तो पहले यहाँ पर से जंगल छीने, कि रिजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि अब वो जंगल सरकार के हो गए और उन जंगलों पर अब स्थानीय आदमी वहां पर नहीं जा सकता। तो जब आदमी जंगल में नहीं जाएगा तो वहां पर उसकी जो एक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अंग था पशुपालन, वो पशुपालन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उससे। उसकी अर्थव्यवस्था की एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमर टूटी। तब से जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था जो चरमराई है वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। आज सोच के लोग सोचते हैं कि पहाड़ में आगे है क्या, पहाड़ में कोई आदमी काम करे तो कैसे करे, क्योंकि यहाँ की जो मौलिक अर्थव्यवस्था थी वो कॉलोनियल टाइम से जो जिस तरह से बर्बाद की गई। एक तो पहले जंगलों को अपने कब्जे में लिया गया और लेने के बाद उन जंगलों का रूप बदल दिया गया। जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि कई लोग पूछते हैं हमसे, जब आग लगी उन्होंने पूछ रहे थे, अरे भाई जंगल में आग कैसे लगी, आप बताइए। अलग अलग तरह से कोई कहता था कि माफिया ने आग लगा रखा है, किसी ने कहा कुछ और आग और कई तरह से कारण, कई बात है कि लोग आएंगे तो लोग बचा सकते हैं। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि जंगल की दरअसल एक आग की प्रतिरोधक शक्ति भी हुआ करती थी। एक जैसे बीमारी के प्रति आदमी रेजिस्ट करता है, उसी तरह से जंगल दावा में आप सुनिए, आपको पुराने हमारे जो ग्रंथ होते हैं रामायण से लेके कहीं भी दावा नल, दावा अग्नि, ये सब तो बहुत पहले से मिलते हैं। अगर ये पहले से ही इतने विनाशकारी होते तो हमारे जंगल तो कब के खत्म हो चुके होते। तो आखिर दावाग्नि भी होती है और जंगल को अपने को बचाने का एक तंत्र भी होता है, और उस तंत्र को, इस जंगल के इस तंत्र को